myself Shilpa Katavale from ACS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. We have already started chapter reproduction in lower and higher animals, and today we will discuss about the sexually transmitted diseases. We have studied about the सेक्सुअल हेल्थ कैसे होनी चाहिए, किस तरह से हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को, और कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशंस अरेंज की हुई हैं। ये अवेयरनेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल डिसीजेस कैसी होती है, उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ऐसे ही कुछ डिसीजेस के बारे में हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। Diseases are infections which are transmitted through the sex intercourse are collectively called as sexually transmitted diseases. The diseases which is caused because of sexual intercourse, sex intercourse के दरम्यान अगर कोई डिसीज ट्रांसमिट होती है तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कहा जाएगा। इसी को वर्नरियल डिसीजेस भी बोला जाता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। द मेजर वर्नरियल डिसीजेस आर साइफिलिस एंड गोनोरिया। ये दो डिसीजेस हम लोगों को कोर्स में दी हुई है, जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेम ऑफ डिसीजेस थोड़ा कंपैरेटिवली हम यहाँ पर ले रहे हैं, साइफिलिसिस एंड गोनोरिया। इनका पॉजिटिव एजेंट जो है साइफिलिसिस का ट्रेपोनेमा पैलिडम रहेगा। दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नेज़िरिया गोनोरी, दिस इज आल्सो वन ऑफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इनकी ग्रोथ का टाइम जो है वो कितना लगेगा, 3 to 4 वीक। दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्रेपोनेमा पैलिडम which is responsible for the disease syphilis. Syphilis के लिए ये responsible है। Incubation period of Neisseria in male 2 to 14 days and in female 7 to 21 days. This is the incubation period which is responsible for the gonorrhea. Infectious site ऐसी जगह जहां पर पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ही होंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, रेक्टल और ओरल रीजन। एनल रीजन भी हो सकता है, वजाइना पोर्शन भी हो सकता है, जेनाइटल ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा ओरल रीजन भी हो सकता है। इंफेक्शियस साइट फॉर गोनोरिया, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड आईज। दीज आर द इंफेक्शियस साइट फॉर गोनोरिया। नाउ सिम्टम्स फॉर साइफिलिस। साइफिलिस अगर किसी को हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स उनके होंगे। प्राइमरी लीजन कॉल्ड कैंकर एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। जहां पे इंफेक्शन होगा वहां पे आपको एक दाग जिसको बोलते हैं लेसन, तो आपको ऐसा दिखेगा, एक अल्सर जैसा वहां पर क्रिएट होगा। पेनलेस, जिसका पेन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। Canker is formed on external genitalia, जेनेटिलिया के इंटरनल पोर्शन में नहीं, एक्सटर्नल पोर्शन में, मतलब बाहर। स्किन रैशेस, इसकी वजह से स्किन रैशेस होती है। एंड माइल्ड फीवर भी हो सकता है। इम्प्लांट जॉइंट्स में दर्द, पेन होना, लॉस ऑफ हेयर लॉस हो सकते हैं, ज्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। पैरालिसिस हो सकता है। डीजेनरेटिव चेंजेस अकर इन हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है और ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू साइफिलिस। ये साइफिलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिम्टम्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया के बारे में बात करेंगे हम। इन मेल पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट। अगर हम
मेल की बात करेंगे तो यूरेथ्रा में ब्लॉकेज हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डक्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, पस हो सकता है, पेनिस में पस क्रिएट हो सकता है, पस निकल सकता है, पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, आर्थराइटिस, जॉइंट्स में वगैरह पेन होना, जॉइंट्स में बर्निंग होना, ऐसी शिकायतें मेल में हो सकती है। नाउ इन फीमेल पेल्विक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, स्टेरिलिटी, आर्थराइटिस, फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें जलन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आर्थराइटिस, बोन्स में पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, स्टेरिलिटी आ सकती है, एग क्रिएट ना होना, एग क्रिएट नहीं हुआ जिसको हम फीमेल गवर्नमेंट बोलते हैं, ऑब्वियसली उसमें स्टेरिलिटी आएगी। देन चिल्ड्रन बोर्न टू अफेक्टेड मदर सफर फ्रॉम गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया एंड गोनोकोकल वल्वोवेगिलिटीज ऑफ गर्ल्स बिफोर प्यूबर्टी। अगर किसी गर्ल्स में प्यूबर्टी आने से पहले ही अगर उसको बच्चे हो जाते हैं, चाइल्ड हो जाता है, तो उनमें भी पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, पर्टिकुलर टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ पर बोला है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया एंड गोनोकोकल वल्वोवेगिलिटीज। इस प्रकार का इन्फेक्शन यहाँ पर पर्टिकुलर उस गर्ल में, उस मदर में पाया जा सकता है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स, एजुकेशन अबाउट द सेक्स प्रैक्टिसेस, sex hygiene, avoiding sex with unknown partner or multi partner, using condom during coitus। मतलब यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स में हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं सोशल हेल्थ अवेयरनेस में कि यहाँ पर एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिसेस, हाइजीन, पर्टिकुलर प्राइवेट पार्ट्स जो है उसको क्लीन रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर मे बी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच अफेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट बोल सकते हैं हम यहाँ पर, तो ये अफेक्टेड होते हैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया से। तो हाइजीन, सेक्स हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मल्टी पार्टनर से सेक्स नहीं होना चाहिए, अननोन पार्टनर से सेक्स नहीं होना चाहिए, और जब कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह का हमें डिसीज का बचाव करना है तो कंडोम यूज कर सकते हैं। सेक्स हाइजीन, यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, सेम प्रिकॉशंस रहेंगे गोनोरिया में भी, अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टी पार्टनर, प्रिवेंटिव मेजर्स आर सेम इन बोथ डिसीजेस। देन ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक यूज करते हैं साइटोसिस के लिए पेनिसिलिन, एंड गोनोरिया के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं सेफिक्सिन। दिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड diseases. Now we will study about the infertility. Infertility is defined as the inability to conceive naturally after 1 year of near about regular unprotected intercourse। मेरे सिर्फ हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर किसी को 1 साल तक अगर उनको बच्चा चाहिए फिर भी नहीं हो रहा है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब उनको एक्सपेक्टेशन है कि उनको चाइल्ड चाहिए, इसलिए वो रेगुलर प्रैक्टिसेस में है, और फिर भी उनको अगर चाइल्ड नहीं हो रहा है तो हम ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर टर्म को इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। The causes of infertility could be physical, congenital diseases, immunological or even psychological। फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी प्रकार का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर पर्टिकुलर उस इंसान को है, डिप्रेशन में है, या फिर किसी तरह का डिसीज है उसको, कॉन्जेनिटल डिसीज है उसको, या फिर कॉन्जेनिटल डिसीज है, या फिर ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर यूरेथ्रा में टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम अगर उसकी ठीक ठाक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर पर्टिकुलर उस इंसान में पाए जाते हैं तो ये इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। द कॉमन फिजिकल कॉजेस इन फीमेल में क्या क्या हो सकता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, मतलब ओवरी में सिस्ट पाए जाते हैं। तो अगर ये सिस्ट 1 है, 2 है या फिर इससे ज्यादा, मैक्सिमम अगर फीमेल में अगर इनफर्टिलिटी आती है तो वो सिस्ट की वजह से ही आती है। तो सिस्ट पाए जाते हैं 1 या फिर उससे ज्यादा, तो इसको PCOS बोला जाता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस वाइल इन मेल, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। फीमेल में क्या क्या होगा? उनमें सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है ज्यादा 1 या फिर 1 से ज्यादा,
या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। अगर हम मेल की बात करें, इनमें लेस स्पर्म काउंट, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन हो रहा है तो स्पर्म मैच्योर्ड नहीं हो रहे हैं, मैच्योर्ड नहीं होंगे तो फर्टिलाइज होने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, या फिर पेनिस का साइज छोटा, ये कारण हो सकते हैं। प्रायर टू 1978, अगर हम 1978 तक की बात करें तो इनफर्टाइल कपल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, एक एडॉप्शन और दूसरा चाइल्ड लेस, कि एक तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करे या फिर बिना बच्चे के ही रहे। ये दो ही ऑप्शन थे 1978 तक की बात कर रहे हैं। अगर आज हम बात करेंगे, टुडे इनफर्टाइल कपल हैव सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर टू हैव अ चाइल्ड, कि वो एक बच्चा, खुद का बच्चा तैयार कर सकते हैं। अगर उनमें इनफर्टिलिटी है, किसी भी कारणवश वो अपना बच्चा खुद तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रीजन है? क्या रीजन है कि वो उनके बॉडी में पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसके लिए ऑप्शंस जो है वो आज अवेलेबल है, और उन्हीं के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सच एज फर्टिलिटी ड्रग्स, मतलब मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, अगर स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं उसके लिए ड्रग्स दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है ताकि स्पर्म्स का डेवलपमेंट हो, स्पर्म मैच्योर्ड हो, हेल्दी रहे, ताकि फर्टिलाइजेशन हो। अगर ऐसा होता है तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और अलग अलग टाइप के, पर्टिकुलर फीमेल में अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके लिए भी मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है। तो ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिस पर यहाँ पर अभी मेडिसिन अवेलेबल होने के कारण बहुत से लोगों का प्रॉब्लम सिर्फ मेडिसिन से ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई हुई है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI सरोगेटेड मदर चाइल्ड। मींस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस कि अगर किसी भी कारणवश मेल और फीमेल का कांटेक्ट नहीं हो पाता, इंटरकोर्स नहीं हो पाता, या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो सीमेन बॉडी से निकाल कर पर्टिकुलर फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब में, वजाइना में, यूटेरस में रिलीज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको बोलते हैं। सरोगेट मदर के बारे में सबको पता है कि किसी और का बच्चा, किसी और के बच्चे का एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं हम, जाइगोट जिसको बोलेंगे, वो किसी दूसरे लेडी के वोम्ब में, यूटेरस में रख कर उसको ग्रो करवाना, बच्चे की डेवलपमेंट करवाना और बच्चे को जन्म देना। मतलब कपल अलग साइड में है और उनके अलावा दूसरी लेडी अगर किसी और के बच्चे को जन्म दे रही है तो दैट इज सरोगेटेड मदर। The couple could be assisted to have child or children through certain special techniques commonly called as assisted reproductive technology। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर किसी कपल को मदर फादर पेरेंट्स बनाते हैं, या फिर उनको चाइल्ड हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको चाइल्ड हो सकता है, वो चाइल्ड ले सकते हैं, तो ऐसे टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट आती है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। It is a process of fertilization where an egg is combined with the sperm। egg sperm के साथ combine जरूर हो रहा है, but outside the body, लेकिन बॉडी में नहीं, फीमेल बॉडी में नहीं, फीमेल बॉडी के बाहर, इन टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, ग्लास प्लेट में हो सकता है, to form the zygote under simulated condition in laboratory। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्म और एग दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फीमेल के बॉडी में नहीं, बॉडी के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, किसी ग्लास प्लेट में हो सकता है, लेकिन उनको ग्रो होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर उस लेवल की कंडीशन अप्लाई की जाती है, प्रॉपर प्रोसीजर होती है, और ये सारी प्रोसीजर लेबोरेटरी में होती है।
जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर, मतलब 8 सेल स्टेज could be they transferred into fallopian tube for further development. अब ब्लास्टोमियर तैयार हो गया है, टेस्ट ट्यूब में हमने जाइगोट फॉर्म किया है एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करके, उसका कुछ टाइम बाद क्लीवेज होगा, ब्लास्टोमियर की स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज जब आती है तब ये जाइगोट फीमेल के, जिस फीमेल का एग है उस फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब में रिलीज किया जाता है। आगे की डेवलपमेंट फॉलोपियन ट्यूब में ही होगी। सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन उस लेडी के यूटेरस में नहीं हुआ, उस लेडी के फॉलोपियन ट्यूब में नहीं हुआ, उसके बॉडी में नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट ट्यूब में हुआ। ब्लास्टोमियर के बाद वाली सारी डेवलपमेंट पर्टिकुलर उस लेडी के फॉलोपियन ट्यूब में यूटेरस में ही होने वाली है। दैट इज कॉल्ड एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब जो भी फर्टिलाइजेशन था वो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में हुआ है, वो यहाँ पर लेबोरेटरी में हुआ था। ZIFT, zygote intrafallopian transfer. ZIFT is an infertility treatment used when there is a blockage in the fallopian tube which prevents the fertilization of egg by sperm. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, बंद है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है एग का और स्पर्म का, ये तो अवॉइड हो जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकेज इन द फॉलोपियन ट्यूब। इन दिस मेथड, तो ये मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एग इज रिमूव फ्रॉम द वुमेन्स ओवरी, ओवरी से एग को हम निकालेंगे बाहर। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म इज ब्रॉट अबाउट आउटसाइड द बॉडी अंडर स्टराइल कंडीशन टू फॉर्म जाइगोट बाय द प्रोसेस कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हम IVF में देख चुके हैं, हम क्या करेंगे, एग को निकालेंगे, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करेंगे इन विट्रो कंडीशन, इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। The zygote is then transferred to fallopian tube for further development, और यही zygote हम ट्रांसफर करेंगे fallopian tube में। हम zygote, यहाँ पर हम ब्लास्टोमियर बोल रहे थे, यहाँ पे हम zygote, जैसे zygote तैयार होगा बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे fallopian tube में, और बाद में उसकी डेवलपमेंट जो है वो आगे fallopian tube से कंटिन्यू होगी, पर्टिकुलर उस लेडी के वोम में, यूटेरस में, ओवरी में जाइगोट की आगे की डेवलपमेंट कंटिन्यू होगी। दिस इज ऑल अबाउट द IVF एंड जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। नाउ GIFT, गवर्नमेंट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर, transfer of an ovum collected from a donor into fallopian tube of another female who can provide suitable environment for its fertilization and development. डोनर से हम ओम लेंगे, किसी लेडी से ओम लेंगे और अनदर वुमन के यूटेरस में, उसके फॉलोपियन ट्यूब में हम उसको इनोकुलेट करेंगे, जो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अब ऐसे में दो पॉसिबल केसेस है, ऐसा हो सकता है कि कोई लेडी ऐसी है जो अपने बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रही हो, ओम डेवलप हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा हो, और उसको फर्टिलाइजेशन के लिए किसी और की बॉडी चाहिए, इसलिए वो अपना ओम डोनेट करके प्रॉपर फर्टिलाइजेशन किसी के और के बॉडी में हो रहा है, ऐसी केस हो सकती है। या फिर पर्टिकुलर वो वुमन खुद एग डेवलप नहीं कर पा रही है, ऐसे केस में किसी से वो ओम जो है वो रिसीव कर सकती है। ये पॉसिबल 2 केसेस यहाँ पर हो सकती है, तो ये दोनों केसेस इसमें इंक्लूड होती है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कोई डोनर ओम को डोनेट करेगा, देगा, और ऐसी लेडी को देगा जिसके बॉडी में प्रॉपर इन्वायरमेंट है जो फर्टिलाइजेशन हो सके ओम का स्पर्म के साथ।
ऐसे कंसेप्ट को हम यहाँ पे GIFT बोलेंगे। This technique called gamete intrafollicular transfer has been developed for the cases in which only entrance to the oviduct or upper segment of oviduct is blocked। अब ऐसा क्यों? मैं अभी भी बता चुकी हूँ आपको कि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो। अब यहाँ पर फिर से एक कंसेप्ट दी हुई है कि ओविडक्ट ब्लॉक हो गई है या फिर ओविडक्ट का जो अपर पार्ट है वो ब्लॉक हो गया है, तो ओवम जो है वो यूटेरस तक नहीं आ सकता, फॉलोपियन ट्यूब तक ही नहीं आ सकता। ऐसे केस में ओवरी से ही वो ओव्यूलेशन के बाद वाला जो ओम रहेगा, एग रहेगा, हम उसी को निकाल लेंगे और किसी और फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब में फॉर द फर्टिलाइजेशन उसको रिलीज कर देंगे। दिस इज वन ऑफ type of condition. In this procedure, ova and sperm are directly injected into a region of oviduct where fertilization produces a blastocyst which enters the uterus via normal route. इस प्रोसीजर में क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म दोनों डायरेक्टली रिलीज किए जाते हैं पर्टिकुलर रीजन में, मीन्स एम्पुलर रीजन में, फॉलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में बोल सकते हैं हम, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, जहां पे ब्लास्टोसिस्ट की फेज शुरू होगी और बाद में वो यूटेरस में आएंगे और अपनी आगे की डेवलपमेंट वहां पर वो स्टार्ट करेंगे। GIFT हैज अ सक्सेस रेट अबाउट 30% और GIFT सक्सेसफुल होने के 30% यहाँ पर चांसेस हैं। नाउ ICSI intracytoplasmic sperm injection. ICSI is an in vitro fertilization procedure in which a single sperm cell is injected directly into the cytoplasm of the ovum in the laboratory. हम ये प्रैक्टिकल है एक प्रकार का जो लेबोरेटरी में करेंगे। ओवम है अपने साइटोप्लाज्म के साथ, उसमें हम आर्टिफिशियली स्पर्म को रिलीज कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर रहे हैं। अब ये स्पर्म का काम है कि वो ओवम के साथ फर्टिलाइज हो। फर्टिलाइज होने के लिए जितने भी एफर्ट्स लगाने हैं वो स्पर्म को ही करना है। नाउ हियर स्पर्म हैज टू नेचुरली पेनेट्रेट द ओवम या फिर एग के साथ पेनेट्रेट करने का काम, उसके साथ फ्यूज होने का काम ये स्पर्म को खुद को करना पड़ेगा। नाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI बोलते हैं। In some fertility cases, the male partner is unable to inseminate into the female due to a low sperm count. मेल फर्टाइल है, स्पर्म को प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन हमें पता है स्पर्म की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनमें से तो बहुत से ऐसे होते हैं जो डिजेनरेटिव हो जाते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो मोटाइल होते हैं, हेल्दी होते हैं और उनमें से कुछ जो है वो एक तक पहुंच पाते हैं और उसके बाद उनमें से एक का फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसे केस में कंडीशन ये है कि स्पर्म की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मेल जो है वो फर्टाइल है लेकिन स्पर्म काउंट जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है। ऐसे केसेस में आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाता है। This problem can be solved by artificial insemination. Now, in this technique, the sperm are collected from the male. Male के body से sperm को collect किया जाएगा, artificially introduced into the cervix of the female. अब sperm को collect किया गया है, उसमें से healthy sperms को निकाल लिया जाता है और जो हेल्दी स्पर्म्स रहेंगे उनको फीमेल के सर्विक्स में रिलीज किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ प्रेगनेंसी, ताकि हेल्दी स्पर्म ही ओवम तक पहुंचे और वहां पर पर्टिकुलर लेडी के, फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाए थ्रू इन विवो फर्टिलाइजेशन। विवो मीन्स ये जो है वो बॉडी में हो रहा है फीमेल के, लेबोरेटरी में नहीं। स्पर्म्स जो हेल्दी है वो फीमेल के
सर्विक्स में रिलीज किए जा रहे हैं, पर्टिकुलर उस फीमेल के बॉडी के सर्विक्स में रिलीज किए जा रहे हैं, और आगे की प्रोसीजर जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर है वो नेचुरली उसके बॉडी में होगी. दैट्स व्हाई हियर वी हैव टोल्ड इन विवो कंडीशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन मीन्स नेचुरली. इन विट्रो मीन्स इन लेबोरेटरी. नाउ IUI, intrauterine insemination. In this technique, the process is somewhat like that of artificial insemination. Only difference is that the sperm are introduced into uterine cavity instead of cervix. अब ये वही है, हम स्पर्म को इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं फीमेल बॉडी में, बट हम अभी तक सर्विक्स में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पर हम यूटेराइन कैविटी में इंट्रोड्यूस करेंगे. बस इतना ही डिफरेंस है. दिस इज द इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. नाउ स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक भी जिसको बोलते हैं. सिंपली बैंक मीन्स अ प्लेस वेयर वी कैन कलेक्ट. हम ये ऐसी जगह है बैंक, हम वहां पर कुछ कलेक्ट करके रख सकते हैं. अगर पैसा रखते हैं तो वो पैसों की बैंक, अगर हम स्पर्म रखते हैं तो स्पर्म की बैंक, इस तरह से. नाउ द स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक इज अ प्लेस वेयर it collects, stores and provide human sperms and semen. ये ऐसी एक जगह है, ये ऐसी एक बैंक है जहां पर स्पर्म डोनेट किए जाते हैं. हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड बैंक होती है जहां पर ब्लड हमको जब भी चाहिए अवेलेबल होता है. बस उसी तरह यहाँ पर स्पर्म डोनेट किए जाते हैं. ये स्पर्म बैंक में स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, उसको वहां पर क्रायो प्रिजर्वेशन इन्वायरमेंट में रखा जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर. बहुत कम टेम्परेचर में वहां पर उसको रखा जाता है, ताकि जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि कोई कपल है जो अपना बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या फिर कोई ऐसे कपल है जिसमें मेल स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता और उनको अपना खुद का बच्चा चाहिए, तो ऐसी केस में स्पर्म बैंक से स्पर्म रिसीव किया जाता है, लिया जाता है, और आर्टिफिशियली फीमेल के सर्विक्स में उसको रिलीज किया जाता है, और वो लेडी वहाँ पर प्रेग्नेंट हो सकती है. जैसे हम ब्लड लेते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं ब्लड बैंक से, बस उसी तरह यहाँ पर सीमेन बैंक का यूज होगा. द सीमेन इज प्रोवाइडेड बाय हेल्दी मेल कॉल्ड स्पर्म डोनर. जो स्पर्म बैंक में स्पर्म कलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए हेल्दी मेल, ऐसे इंसान, ऐसे मेल जो किसी भी डिसीज से फ्री हो, उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और जो हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस कर सके, किसी भी डिसीज के कैरियर ना हो, ऐसे ही मेल डोनर यहाँ पर स्पर्म को डोनेट कर सकते हैं. द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन बैंक बाय क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक और मेथड एट वेरी लो टेम्परेचर. मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पर्म जो है इसको स्टोर करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है. इसी वजह से बॉडी में भी टेस्टिस जो है आउटसाइड बॉडी सिचुएटेड होती है, बॉडी के बाहरी पोर्शन में टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है. क्यों? तो स्पर्म को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, हमारे बॉडी से भी कम, इसीलिए स्पर्म को स्पर्म बैंक में एट वेरी लो टेम्परेचर रखा जाता है. नाउ एडॉप्शन. अगर इसमें से कोई भी मेथड अगर किसी कपल को नहीं चाहिए तो लास्ट ऑप्शन एडॉप्शन का ही रहेगा. नाउ एडॉप्शन इज अ लीगल प्रोसेस by which couple or single parent get legal rights, privilege and responsibilities that are associated to the biological child for the upbringing of the adopted child. अब यहाँ पर कोई भी कपल जिनको ऐसा लगता हो कि मुझे एक बच्चा चाहिए, अगर वो कोई भी प्रकार की टेक्निक यूज नहीं करनी है, ऐसी कंडीशन में वो किसी और का बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं लीगली, कानूनी.
कंडीशन में कभी भी फ्यूचर में कोई भी अगर आए और बोले कि ये बच्चा हमारा है, तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाय अकॉर्डिंग टू लॉ उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है, फिर उस बच्चे पर किसी और का हक नहीं होगा। बायोलॉजिकली भले ही वो उसके पेरेंट्स ना हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ वो बच्चा उनका है और वो पेरेंट्स उस बच्चे के हो जाएंगे। उस बच्चे पे किसी और का कोई भी प्रकार का राइट नहीं रहेगा, कोई अधिकार नहीं रहेगा। उस बच्चे पे जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है उन्हीं के हक होंगे, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। An adopted parent should be medically fit and financially able to take care of adopted child. इसके लिए जो भी कपल बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं वो हेल्दी हो, किसी भी डिसीज से सफर ना हो, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो कि वो बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सके। ये दोनों कंडीशन होना बहुत जरूरी है। A person wishing to adopt a child must be at least 21 years old. कम से कम अडॉप्ट करने वाले जो लोग हैं उनकी उम्र वहाँ पे 21 होनी चाहिए। मतलब वो इंसान कमाने लायक होना चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कमाने लायक होना चाहिए, तो वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर उससे ज़्यादा 20 इयर्स कम से कम एज है, उससे ज़्यादा भी एज हो सकती है, उससे ज़्यादा कोई भी एज वाले कपल्स बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ surrogate mother, this is one of type of chance to get a child. Some women have a problem in implantation of embryo in uterus. कभी कभी क्या होता है कि फीमेल अपने यूटेरस में बच्चे को पाल नहीं सकती, एबल नहीं है, यूटेरस एबल नहीं है बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। तो ऐसी केस में सरोगेट मदर का ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। Such women can take help of modern remedial technique called surrogacy. ऐसी कंडीशन में सरोगेसी का यहाँ पर आधार बोल सकते हैं हम, वो पर्टिकुलर फीमेल ले सकती है। In this case, embryo is implanted in surrogate mother who is not biologically mother. अब ऐसा क्यों बोला गया है यहाँ पर? फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलर उस फीमेल के बॉडी में हो चुका है, बट बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। इम्प्लांट करने के लिए उसको किसी और की बॉडी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, किसी और फीमेल के यूटेरस में बच्चे को इम्प्लांट करते हैं, तो इस टेक्निक को यहाँ पर सरोगेसी बोला जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स टू गेट अ चाइल्ड।